नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज बात करेंगे लीडरशिप की या नेतृत्व की। ये शब्द आपने लगभग जीवन के हर क्षेत्र में सुना होगा, लेकिन कभी आपने सोचा है कि लीडरशिप के मायने भारत की सशस्त्र सेनाओं के लिए क्या है? वहां पर खास करके भारतीय सेना में लीडरशिप को किस निगाह से देखा जाता है, किस तरीके से लीडरशिप के बारे में सोचा जाता है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कर्नल विवेक चड्ढा, एक सोल्जर स्कॉलर जो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला से पास आउट होकर के मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में कमीशन हुए और उन्होंने मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की जंगी पलटन को कमांड किया। कर्नल विवेक चड्ढा ने कई किताबें लिखी हैं, जिसमें एक किताब जूनियर लीडरशिप पर है, कंपनी कमांडर इन लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस। इसके अलावा वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और काउंटर टेरर पर भी किताबें लिख चुके हैं। वर्तमान में कर्नल विवेक चड्ढा IDSA में कार्यरत है। आइए उनसे बात करते हैं। कर्नल चड्ढा, आपका स्वागत है। धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि आप हमें ये बताएं कि भारतीय सेना में लीडरशिप के मायने क्या होते हैं और लीडरशिप को आप कैसे देखते हैं? कि लीडरशिप एक बहुत ही इंडिविजुअलाइज्ड एबिलिटी है। हर व्यक्ति के साथ उसके भिन्न भिन्न कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आते हैं, मगर अगर एक बहुत सिंपल तरीके से इसको समझने की कोशिश की जाए तो तीन चीज़ें हैं। आपका ऑब्जेक्टिव है, लीडर है और उसका रिसोर्स है। तीन चीज़ें हैं। आपको ऑब्जेक्टिव हासिल करना है, उसको लीड करेगा लीडर, और उसके साथ जो रिसोर्स है, प्राइमरी रिसोर्स उसकी जो है वो उसकी मैन पावर है। सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स उसकी मैन पावर है। तो अपनी कमांड को लेकर किस प्रकार से वो अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करता है, और कई बार इसमें क्षति भी हो सकती है, उसके बावजूद किस प्रकार से करता है, वो एक बहुत अहम और बहुत महत्वपूर्ण क्वालिटी है एक लीडर की। और ये इससे बड़ा मेरे विचार से किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में कोई तरीका नहीं है लीडरशिप को भांपने का, जब आप मौत की ओर देखते हैं और आपको अपना ऑब्जेक्टिव हासिल करना होता है। तो ये मेरे विचार से एक बहुत आसान तरीका है लीडरशिप को समझाने के लिए। तो आप ये कहते हैं कि रिस्क टेकिंग जो है वो लीडरशिप में एक ऐसा एलिमेंट भर देती है जो कि आर्मी लीडरशिप को बाकी क्षेत्रों की लीडरशिप से अलग करता है। रिस्क तो देखिए हर क्षेत्र में लोग लेते हैं, मगर कोई रिस्क लेता है मुनाफे का, लॉस का, और यहाँ पर रिस्क होता है ज़िंदगी का। तो मेरे विचार से ज़िंदगी से बड़ा रिस्क कोई नहीं हो सकता। और जब एक लीडर, एक यंग ऑफिसर, एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर अपने ट्रूप्स को लेके टारगेट की ओर जाता है, तो उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ जब तक बहुत ही उच्च दर्जे की ना हो, वो उस ऑब्जेक्टिव को हासिल नहीं कर सकता और बिना वजह के वो क्षति का पात्र हो सकता है। तो उस वजह से मेरे विचार से उसका जो लेवल है लीडरशिप का, वो एक बहुत हाई क्वालिटी की लीडरशिप है जो आर्मी अपने लीडर्स को ट्रेन करती है। आपने एक बहुत बड़ी बात कही यहाँ पर। लीडरशिप का ये मतलब नहीं है फौज में कि आप अपने कमांड को मौत के मुंह में झोंक दें। लीडरशिप का मतलब ये है कि आप अपने कमांड को एक डिफिकल्ट ऑब्जेक्टिव के लिए लीड करें और उन्हें सकुशल लाने का प्रयत्न करें। बिल्कुल सही। सही बात, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर एक बात आती है, लीडरशिप में हम हमेशा कहते हैं और कहते हैं फॉलो मी। बिल्कुल। लगभग सभी आर्मीज में ये शब्द बहुत प्रचलित है। एक लीडर कहता है फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। ये किस उद्देश्य से कहा जाता है? क्या इस तरीके का कॉन्फिडेंस लीडर में होता है अपनी कमांड के लिए कि अगर मैं उन्हें कहूंगा फॉलो मी तो वो मेरे पीछे आएंगे? और क्यों आएंगे?
बिल्कुल आपने सही बात ये रेज़ की है कि पहली बात तो सभी आर्मीज़ में इसकी बात की जाती है। यूएस आर्मी में एक ऑफिसर की लिखी हुई किताब है जिसका टाइटल ऑबरी रेड न्यूमन करके हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड हैं, काफ़ी पुरानी किताब है जिसका नाम ही फॉलो मी से पढ़ा था। बड़ी मशहूर किताब है जी। तो ये सब जगह पर इस बात को माना ज़रूर जाता है, मगर सभी आर्मीज़ उसको एक तरीके से पूरा नहीं करती, ना एक तरीके से उसका एक्शन होता है उसके ऊपर। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ इस बात को समझाने के लिए। 1971 के युद्ध का ये एग्जाम्पल है। एक एयरफोर्स ऑफिसर थे विंग कमांडर DS जाफा, जी, वीर चक्र से उनको नवाजा भी गया था। तो पहली बात तो वो एयर चीफ के साथ स्टाफ ऑफिसर थे जी। जब युद्ध शुरू हुआ। उसके बाद उन्होंने झगड़ा किया एयर चीफ के साथ। एयर चीफ मार्शल PC लाल उस समय एयर चीफ थे, और बोला कि मैं वापस अपनी स्क्वाड्रन में जाना चाहता हूं क्योंकि मेरी उम्र में मेरी सही जगह मेरी स्क्वाड्रन है, स्टाफ ऑफिसर का काम और शायद और भी कर सकें। युद्ध लड़ने के लिए जाना चाहते। तो एयर चीफ ने कहा तुम सोचते हो कि स्टाफ ऑफिसर का काम ज़रूरी नहीं है? उसने कहा बहुत ज़रूरी है, मगर मेरे लिए ज़्यादा अहम है इस समय मैं अपनी स्क्वाड्रन में जाऊँ। अगर वो चाहते तो एयर चीफ के साथ स्टाफ के ओहदे पर बैठे रहते। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर उनके अंदर एक लीडरशिप की भावना जागृत थी। उन्होंने कहा मैं रिस्क लूंगा, अपने स्क्वाड्रन में वापस जाऊंगा। जी। फिर क्या हुआ? उसके बाद जब फ्लाइट्स में वो पहुंचे, वहां पर अपना एक सॉर्टी में थे वो, और युद्ध के दौरान उनके एयरक्राफ्ट के ऊपर गोली लगी दुश्मन की, और उनका एयरक्राफ्ट क्रैश किया दुश्मन के इलाके में। उनके पीठ पे बहुत सिवियर इंजरी हुई और उनको कैप्चर करके प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया गया। 7-8 महीने उन्होंने पाकिस्तानी जेल में बिताए। उस दौरान उनकी मुलाकात एक पाकिस्तानी NCO से हुई, और वो NCO से उन्होंने पूछा कि भाई आप इतनी तारीफ़ करते हैं, बोलते हैं बहुत अच्छी आर्मी है, पाकिस्तानी आर्मी बहुत अच्छी है, तो क्या वजह है कि 90,000 सोल्जर्स को आत्मसमर्पण करना पड़ा, देश का बंटवारा हो गया 2 हिस्सों में और आपकी हार हुई? उसने कहा साहब बहुत सिंपल रीज़न है, और अंतर ये है कि हमारी आर्मी के अंदर जब अटैक होना होता है, मेजर साहब बोलता है कैप्टन साहब को कि असॉल्ट, अटैक करने का हुक्म देता है, खुद आगे लीड नहीं करता। इसी प्रकार से कैप्टन साहब भी उसी प्रकार से ऑर्डर देता है, मगर सबसे आगे नहीं होता। अंतर यह है, और हमने देखा था युद्ध के दौरान कि इंडियन आर्मी के अंदर, भारतीय सेना के अंदर हर बार हर लेवल के ऊपर लीडर जो है ऑफिसर, वो लीड करता है अटैक को। और यही वजह है, आपको मालूम है कि जो क्षति की परसेंटेज है, फेटल कैजुअलिटीज़ की परसेंटेज है लीडरशिप की, वो इंडियन आर्मी की हमेशा वन ऑफ द हाईएस्ट रही है। क्योंकि लीडरशिप का जो मेरे ख्याल जो चरम सीमा है वो है कि आपका लीडर आगे से आपको लीड करता है या नहीं करता। और ये एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि एक मेरे विचार से बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है जो इंडियन आर्मी को डिफाइन करता है। कर्नल विवेक, आपने बहुत बड़ी बात कही। मैं दर्शकों की समझने के लिए थोड़ा इसको एम्प्लीफाई करूंगा। कहना ये चाहते हैं कि जितने भी युद्ध भारत ने लड़े उसमें अगर ऑफिसर और जवान की कैजुअलिटी का रेशियो देखा जाए तो करीब वो आता है 1 ऑफिसर तो 10 जवान। हर 10 जवान की कैजुअलिटी पे 1 ऑफिसर की कैजुअलिटी आती है। और यहीं पर एक अफसर जो एक कंपनी कमांडर होता है, 120 जवानों को कमांड करता है, वो एक सेक्शन के साथ वो या तो घायल होता है या मारा जाता है। और इसी को कहते हैं रिस्क लेने का मादा, और वो भारतीय सेना के जूनियर ऑफिसर्स में है। बिल्कुल सही बात ये की जाती है कि लीडरशिप भी आप वॉर के लिए तैयार करते हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि आर्मी कई जगह तैनात है। काउंटर इंसर्जेंसी में है, काउंटर टेरर में है, सियाचिन में है और बाकी जगहों में है, जहां पर या तो दुश्मन का खतरा है या टेरेन का खतरा है, क्लाइमेट का खतरा है या और भी सारी हार्डशिप्स हैं। वहां पर लीडरशिप के कौन कौन से डायमेंशंस उभर के आते हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो डायमेंशन है वो है कि आप अपनी पलटन के साथ, यूनिट के साथ, बटालियन के साथ, जो भी नाम उसको आप दें, अपनी छोटी टुकड़ी कंपनी के साथ, अपनी प्लेटून के साथ एकजुट एक फैमिली के साथ रहते हैं।
मेरे ख्याल आपके श्रोताओं को शायद पता नहीं होगा कि जब तक हम आर्मी में रहते हैं, सेवा करते हैं, आप ज़्यादा टाइम अपनी पलटन के साथ बिताते हैं बजाय कि अपनी फैमिली के साथ। जी हाँ। और आपके जो रिश्ते होते हैं वो खून के रिश्तों से बड़े रिश्ते बन जाते हैं। ये स्टडी की गई थी एक बार कि पूछा गया था कि एक जवान क्यों लड़ता है, और उसमें ये निकल के आया कि सबसे बड़ा कारण जो है जवान के लड़ने का वो ये है कि उसके साथ वाला जो है उसका बडी है, उसका दोस्त है, उसका जो सगा बन जाता है यूनिट के अंदर, सबसे ज़्यादा वो उसके लिए लड़ता है। और यही वजह है कि जब लड़ाई के मैदान में अगर किसी की फेटल कैजुअलिटी भी होती है, और ये कारगिल में देखा गया था, इवन डेड बॉडी को वहाँ छोड़ के कोई वापस नहीं आता, चाहे उसकी वजह से आपकी और कैजुअलिटी हो। जी हाँ। इसलिए हर जवान को ये मालूम है कि चाहे कुछ भी हो जाए लड़ाई के मैदान में, चाहे मैं मर जाऊं या मेरे को इंजरी हो, मुझे वहाँ पर अकेला छोड़ के कोई नहीं आएगा। वो कॉन्फिडेंस है लोगों को कि हमें जिंदा या मुर्दा या घायल मेरा लीडर वापस लाएगा। और यहाँ पर मैं विवेक चीज़ बताना चाहूँगा, आपने कारगिल का नाम लिया, पाकिस्तान की आर्मी ने अपनी कैजुअलिटीज टाइगर हिल, टोलोलिंग, 4875, बटालिक, इन जगहों पर छोड़कर भाग गए। और जब भारत ने उन्हें प्रस्ताव दिया कि आप अपनी डेड बॉडीज ले लीजिए, उन्होंने नकार दिया। फिर भारत ने उन डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार किया। और इसी को कहते हैं चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र और लीडरशिप का चरित्र। पाकिस्तान उसी दिन मॉरली भारत के सामने और अपने जवानों के सामने हार गया, जब उन्होंने अपने जवानों की बॉडीज लेने से मना कर दिया। बात करते हैं लीडरशिप के बारे में। एक आजकल भ्रांति है, मिलिट्री लीडरशिप को लोग बहुत जल्दी बिजनेस लीडरशिप से कंपेयर कर देते हैं। जी। उनकी नज़रों में एक प्लेटून कमांडर या एक कंपनी कमांडर या बटालियन कमांडर कॉरपोरेट मैनेजर से ज़्यादा नहीं है। क्या ये सही है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कई ऐसे शब्द हैं जो कि फौजी वोकैबलरी में इस्तेमाल होते आए हैं, सदियों से इस्तेमाल होते आए हैं, और मैनेजमेंट की भाषा का हिस्सा बन गए हैं आज। केवल लीडरशिप ही एक शब्द नहीं है। आप देखिए स्ट्रेटेजिक शब्द का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है। देश की सुरक्षा की नीति भी स्ट्रेटेजिक सोच विचार का हिस्सा है, और साबुन तेल बेचना भी स्ट्रेटेजिक विचार बन जाता है, मार्केटिंग भी स्ट्रेटेजिक विचार बन जाती है। मगर इन दोनों चीज़ों में जो एक अंतर है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, और मेरे विचार से कहीं ना कहीं उसकी जो एक लाइन थी वो फीकी पड़ती जा रही है। एक जो लीडरशिप का जो एक एसेंस है वो उभरता है आपकी विजन से। जी हाँ। और विजन एक बहुत बड़ा विचार होता है जिसके अंतर्गत उसको अलग अलग तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है। मैनेजमेंट एक विजन का सबसेट है। ओके। फौज में अगर आपकी लड़ाई की नीति बनती है, उसके अंदर एक लीडरशिप के बेस के ऊपर सारे प्लान बनते हैं। मान लीजिए उसके बाद एक लॉजिस्टिक प्लान है जिसको आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो मैनेजमेंट की परिभाषा में आ सकता है, क्योंकि आप अपने रिसोर्सेज को इस प्रकार से मैनेज कर रहे हैं कि आप सपोर्ट दे सकें उस लीडरशिप को, उस विजन को, उस ऑपरेशन को। जी हाँ। अब जो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट की जब बात होती है, वो ऐसी ही एक सबसेट है। विजन है या नहीं है वो अलग बात है, कहीं हो सकती है कहीं नहीं, बट एक छोटा हिस्सा है, बहुत छोटा हिस्सा है, एक फंक्शनल हिस्सा है, एक विजन को पूरक करने का हिस्सा है। जी हाँ। तो लीडर चाहे किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो एक प्लेटून की लीडरशिप है, चाहे वो आर्मी की लीडरशिप है, जी हाँ, उसका जो भी मुखिया है उसकी जो विजन है वो उसकी लीडरशिप को डिफाइन करती है। जी हाँ। और यही अंतर आता है एक बेहतरीन लीडर में और एक उतने अच्छे लीडर में जो ना हो। जी हाँ। ये एक मेजर अंतर आ जाता है। मैनेजमेंट केवल उसका एक फंक्शनल हिस्सा है, तो और ये अंतर जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए कि कॉरपोरेट लीडर्स को आर्मी लीडरशिप के समकक्ष लाकर खड़ा करना, उनके साथ उनका मुकाबला करना मेरे ख्याल से गलत है, और मैनेजर कभी लीडर नहीं हो सकता। एक अच्छा लीडर मैनेजर हो सकता है, ये मेरा विचार है।
जी बिल्कुल। देखिए, क्योंकि मैनेजमेंट एक सबसेट है, जी। लीडरशिप के अंतर्गत कई एक फंक्शंस ऐसे आपके होंगे जो कि मैनेजमेंट फंक्शंस हैं। ह्यूमन रिसोर्स एक मैनेजमेंट ह्यूमन फंक्शन है। रिसोर्स जी मैनेजमेंट आर्मी जी, लीडरशिप का मैं एक बहुत अहम हिस्सा है। मगर एक मैं चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैनेजमेंट के अंदर भी कोई एस्पायर ज़रूर कर सकता है एक लीडर बनने के लिए, जी हाँ, मगर मैनेजर लीडर हो वो ज़रूरी नहीं है, बट एस्पायर ज़रूर कर सकता है और उस स्तर पर ज़रूर पहुँच सकता है और पहुँचने की हमेशा कोशिश भी होनी चाहिए। मगर लीडर इज इक्वल टू मैनेजर और मैनेजर इक्वल टू लीडर शायद सही ना हो। एक चीज और देखी जाती है, खासकर हमारे कॉन्टेक्स्ट में, नेशनल कॉन्टेक्स्ट या सोशल कॉन्टेक्स्ट में, एकेडमिक ब्रिलियंस से लोगों ने वो ओहदा हासिल कर लिया होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जरिए, जहां वो एकाएक एक लीडर बन जाते हैं। क्या एकेडमिक ब्रिलियंस लीडरशिप के लिए जरूरी है? एकेडमिक ब्रिलियंस एक एट्रीब्यूट हो सकता है एक अच्छा लीडर बनने के लिए, फैसिलिटेटर हो सकता है, मगर एंड नहीं हो इन इटसेल्फ। क्योंकि मैं एकेडमिकली ब्रिलियंट हूं, मैं अच्छा लीडर भी हूंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मगर अगर मेरी एकेडमिक ब्रिलियंस है और अगर मान लीजिए वो मुझे मदद करती है किसी भी चीज़ को पढ़ने में, समझने में और उसको पूरा करने में उसके बाद, तो वो एक एट्रीब्यूट हो सकता है वो, मगर गारंटी नहीं हो सकती कभी भी। आपने बहुत लंबी सर्विस दी है भारतीय सेना में। जूनियर लीडर्स जो हैं, मेजर्स, कैप्टन्स, लेफ्टिनेंट्स, सूबेदार, नायब सूबेदार, हवलदार, इनको आपने कैसे देखा है? इनकी लीडरशिप की क्वालिटीज, उनकी लीडरशिप की ड्राइव को कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, मेरे विचार से जो बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो कि जवानों को एक लीडर को फॉलो करने के लिए एक मोटिवेशन मिलती है, वो आती है कि एक लीडरशिप एथिक्स बेस्ड होनी चाहिए। जी, नैतिक मूल्यों के आधार पर वो लीडरशिप आनी चाहिए। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो एक भावना है, ये जो एक विचार है, ये हमारे ग्रंथों से आता है। मेरी प्रेजेंट रिसर्च महाभारत पे भी चल रही है, और अगर आप महाभारत का एसेंस देखें तो वो धर्म है। जी हाँ। धर्म का मतलब मकसद क्या है? धर्म का अगर आप परिभाषा ढूंढें तो शायद नहीं मिलेगी, मगर आप मोटे मोटे तौर पर उसको समझना चाहें तो इट इज़ कॉल्ड द एथिक्स बेस्ड अप्रोच। जी हाँ। जो कि सिद्धांतों पे, मूल्यों पे निर्धारित रहती है। फौज के अंदर भी जब आप देखेंगे किस लीडर को फॉलो किया जाता है, किस लीडर के पीछे आदमी बिना सोचे बिना समझे फॉलो करने के लिए तैयार होता है, वो तब होता है जब उनको पता है कि किसी नैतिक विचार को हम फॉलो कर रहे हैं। कर्नल विवेक, आपने बहुत बड़ी बात कही। लीडरशिप तो गैंगस्टर भी रखते हैं जी, लेकिन वो नैतिक मूल्यों पर आधारित नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लीडरशिप कौरवों में भी थी, लेकिन वो कहाँ मार खा गए? नैतिक मूल्यों पर मार खा गए। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो एक हमेशा कहा जाता है कि लीडर में और कुछ हो या ना हो, कैरेक्टर होना चाहिए। बिल्कुल सही। और कैरेक्टर, चरित्र जो है, और नैतिक मूल्यों के प्रति सजग होना लीडरशिप को वाकई धार देता है। बिल्कुल सही। दूसरा जो एट्रीब्यूट है मेरे विचार से जो बहुत अहम है, वो है जिसको हम अंग्रेजी में एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, एम्पथी। जी हाँ। सिंपथी नहीं, एम्पथी। एक जो अपने ट्रूप्स को, अपने जवानों को, अपनी कमांड को, उनके प्रति आपकी जो एक एम्पथी की भावना है, वो उनको ये प्रूव करती है कि ये लीडर हमें कभी भी ना धोखा देगा, ना हमें छोड़ेगा, खुद क्षति ले लेगा मगर हमारे पे क्षति नहीं होने देगा। जी हाँ। उसके बाद कोई भी आपको ब्लाइंडली कहीं भी फॉलो करने के लिए तैयार हो जाएगा, अगर उसके ऊपर, आपके ऊपर वो भरोसा है। और ये एक कोर बिलीफ है जो कि एकेडमी से ही, आप तो जानते हैं, खुद जानते हैं, एकेडमी से ही आपके अंदर इम्बाइब करने की इसको कोशिश की जाती है। जी हाँ। कि आप एकजुट रहें, एक ग्रुप में रहें और एक दूसरे के प्रति आपकी वो भावना रहे। क्योंकि आपने मैनेजमेंट से इसकी तुलना की थी, यहाँ वो पिंक स्लिप कल्चर नहीं होता है। अगर कोई कमज़ोर है तो आप एज ए लीडर फेल होते हैं अगर आप उसको स्ट्रांग ना बना सकें। उसको उठा के बाहर फेंकना तो बहुत आसान है, मगर उसको सक्षम बनाना और सक्षम बना के साथ चलाना,
वो एक लीडरशिप की वैल्यू है। सक्षम भी बनाना, और अगर कोई कमजोर है या ऑपरेशंस में उसे चोट लग गई है, उसको साथ वापस लाना बिल्कुल भी लीडरशिप का एक कर्तव्य जी। है। इसके अलावा लीडरशिप में आज के कॉन्टेक्स्ट में हमने कारगिल वॉर देखा है, हमने बाकी भी लड़ाइयाँ देखी हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा 1962 का, जी जबकि पूरी तरफ निराशा थी, चीनियों ने हमें सरप्राइज कर दिया था। कुछ एक जगहों पर चीनियों को मुंह तोड़ खानी पड़ी थी, और वो था बैटल ऑफ रिजांगला। जी मेजर शैतान सिंह और उनकी कंपनी। शैतान सिंह को यकीन था कि उनकी कंपनी उनके साथ है, जी और पूरी कंपनी को यकीन था कि शैतान सिंह उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। और इस कॉन्फिडेंस में रिजांगला के ऊपर पूरी कंपनी और उनका कंपनी कमांडर शैतान सिंह जी शहीद हो गए। जी इससे बड़ा लीडरशिप का उदाहरण मेरे ख्याल से कोई नहीं हो सकता। जी और कारगिल वॉर में आप देखिए, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट कर्नल जी जवानों को लीड करते हुए शहीद हो गए। फिर जवानों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि जब हमारा अफसर, मेरा जेसीओ मुझे लीड कर रहा है, तो कोई मतलब नहीं बनता कि मैं उसे निराश करूं या जी धोखा दूं। जी तो भारतीय सेना में एक चीज कही जाती है, नाम नमक निशान। जी बिल्कुल। नाम नमक निशान लीडरशिप की आग को किस तरीके से भड़काती है? देखिए, ये श्रोताओं को बहुत हंसी आएगी ये सुनकर। यूनिट के नाम के लिए, पलटन की इज्जत के लिए, इंटर कंपनी कंपटीशन में, इंटर प्लेटून कंपटीशन में, छोटी से छोटी चीज़ के लिए जो कि लगता है कि ये तो साधारण चीज़ें हैं, उसके लिए लोग अपना खून बहाने के लिए तैयार रहते हैं। जो आप नाम नमक निशान, जैसे आपने बोला, ये चीज़ें जो आप एक स्पोर्ट्स फील्ड में, पी स्टेशन में देखते हैं, चाहे वो हॉकी मैच है या फुटबॉल मैच है या बॉक्सिंग का मैच है, जैसे हम कहा करते थे कि तलवारें निकल जाती हैं, उसी प्रकार से लोगों का जो जोश होता है, लोगों की जो भावना होती है, जो स्पोर्ट्स फील्ड पे आप देखते हैं, उससे कई गुना वो भावना आपकी लड़ाई के मैदान में दिखती है। और वो आती है आपके नाम नमक और निशान से। यूनिट के नाम के लिए, उस झंडे के लिए जिसके अंडर आप लड़ते हैं, देश के लिए, इसके लिए आप सब कुछ करने को तैयार होते हैं, मर मिटने को तैयार होते हैं। और ये भावना आपकी एकेडमी से शुरू होती है, आपकी पलटन के अंदर ये उभर कर आती है। और मेरे विचार से इससे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर शायद ही कहीं आपको देखने को मिले, जो कि किसी भी एक पलटन के अंदर, एक इन्फेंट्री बटालियन के अंदर आपको देखने को मिलता है। लीडरशिप भारतीय सेना में एक अनूठी कल्चर है। इसकी तुलना दूसरे क्षेत्रों की लीडरशिप से नहीं की जा सकती। हाँ, बिजनेस लीडरशिप है, आर्थिक प्रगति में सहायक है, राजनीतिक लीडरशिप है, देश को एक मार्गदर्शन देती है, सब बातें हैं। लेकिन बात होती है सशस्त्र सेनाओं की लीडरशिप की, वो अपने आप में अनूठी है। कर्नल विवेक, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस विषय पर अपने विचार रखे और लोगों को इसके बारे में समझाया।